हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्लबिंग ऑफ इनकम की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा डीम्ड इनकम का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डीम्ड इनकम के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं डीम्ड इनकम का क्या होता है। इन सर्टेन केसेस सम अमाउंट आर डीम्ड एज ए इनकम इन द हैंड्स ऑफ एसएससी दो दे आर एक्चुअली नॉट इन नेचर ऑफ इनकम। यानी कि कुछ एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि इनकम न होते हुए भी एक एसएससी के हैंड्स में जो है वो टैक्सेबल होती हैं। ऐसी इनकम को जो हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इनकम बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमिंग द अमाउंट इंक्लूडेड इन इनकम टू चेक द टैक्स इवेजन। यानी कि इस अमाउंट को एक एसएससी की इनकम में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हम उसमें ये चेक कर सकें कि कहीं उस पर्सन ने जो है टैक्स इवेजन तो नहीं किया हुआ, यानी कि टैक्स की चोरी तो नहीं की हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिनको एक एसएससी की इनकम में जो है जोड़ा जाता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अमाउंट्स होती हैं जिनको इनकम मानकर एक एसएससी की इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली जो कैश क्रेडिट होते हैं उनको इनकम माना जाता है। सेक्शन 69 में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 69A में अनएक्सप्लेन्ड मनी है। सेक्शन 69B में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आता है। सेक्शन 69C में अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आते हैं। एंड सेक्शन 69D में आता है अमाउंट बोरोड और रीपेमेंट ऑन हुंडई। तो ये सारे के सारे जो चीज़ आती हैं ये एक डीम्ड इनकम मानकर एक एसएससी की इनकम में इसको हम टैक्सेबल करते हैं। तो इसमें आपको इजीली ध्यान रह जाएगा सेक्शन 68 से लेकर 69, यानी कि बाकी ABCD आप ये ध्यान रख लेना। दो ये सेक्शन ध्यान रखने 68 एंड 69। तो वन बाई वन करके इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टर्म आती है हमारी कैश क्रेडिट की। तो कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैश क्रेडिट आर गिवन इन सेक्शन 68। यानी कि इसके जो प्रोविजन है 68 सेक्शन में गिवन है। एज पर सेक्शन 68 एनी सम फाउंड क्रेडिट इन बुक्स ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि कोई भी ऐसी अमाउंट एक टैक्स पेयर के बुक्स में क्रेडिट मिलती है फॉर विच ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये जो है किस नेचर की है और कहाँ से ये जो है अमाउंट आई है, और या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, यानी कि या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ऐसा जो भी कैश क्रेडिट के अंदर जितनी भी अमाउंट होती है मे बी चार्ज्ड टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ दैट ईयर, यानी कि ऐसे अमाउंट को इनकम मानकर उस पर्सन की इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस साल में उसको उस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स की पेमेंट करनी होगी। क्लियर हो गया टैक्स कैश क्रेडिट का। तो कैश क्रेडिट से रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस हो रहे हैं। अगर यदि जो टैक्स पेयर है वो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसमें कि पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है और उस कंपनी के क्रेडिट में शेयर एप्लीकेशन मनी है, शेयर कैपिटल मनी है या सिक्योरिटी प्रीमियम है, शैल बी डीम्ड अनएक्सप्लेन्ड अनलेस, यानी कि इनको हम जो है डीम्ड मानेंगे, ठीक है ना, डीम्ड इनकम मानेंगे अनलेस जब तक कि द पर्सन बीइंग रेजिडेंट हुज नेम इज क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच कंपनी आल्सो ऑफर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सम सो क्रेडिटेड, यानी कि इनको डीम्ड इनकम माना जाएगा जब तक कि जो पर्सन जिसके नाम में वो अमाउंट लिखी हुई है वो एक्सप्लेन कर दे कि ये जो इनकम है या ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम या जो एप्लीकेशन की मनी है ये अमाउंट जो है इसका सोर्स क्या है और ये अमाउंट जो है वो उसको कहाँ से मिली है। सेकेंड आता है सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो भी एक्सप्लेनेशन ये पर्सन देगा वो असेसिंग ऑफिसर के आइज में जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ द पर्सन इन हुज नेम
सच सम इज रिकॉर्डेड इज ए वेंचर कैपिटल फंड और ए वेंचर कैपिटल कंपनी। यानी कि ये अगर यदि वेंचर कैपिटल फंड है या वेंचर कैपिटल कंपनी है तो उस कंडीशन में ये जो 68 के जो रूल्स हैं कैश क्रेडिट के रिगार्डिंग, ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 69 में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है? वेयर इन ए ईयर द टैक्स पेयर मेड एन इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एनी maintained by the him for any source of income, and he offers no explanation about the nature and the source of investment, or explanation offered by him in the opinion of assessing officer is not satisfactory. The value of investment may be deemed to be the income of taxpayer for such year. क्लियर हो गया? यानी कि एक जो टैक्स पेयर है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और वो जो इन्वेस्टमेंट जो है चेक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ से की, या वो कोई एक्सप्लेनेशन देता है जो कि असेसिंग ऑफिसर के जो ओपिनियन है उसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को जो है इनकम मानकर उस पर्सन की इनकम में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट था उस तरीके से अगर यदि मान लीजिए किसी भी साल में वेयर टैक्स पेयर इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड सच मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि इस टाइप की कोई मनी मिलती है या कोई ज्वेलरी मिलती है या कोई प्रीसियस मेटल्स वगैरह मिलते हैं तो जिसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया और रिकॉर्डेड नहीं हुआ, ठीक है। और इफ एनी maintained by him any source of income and the taxpayer offer no explanation about the nature and source of acquisition of money, bullion or jewelry or other valuable article, or the explanation offered by him not in the opinion of assessing officer satisfactory। वही बातें आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल्स, जिसके बारे में जो टैक्स पेयर है कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता या फिर जो एक्सप्लेनेशन देता है असेसिंग ऑफिसर्स के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। तो इस टाइप से जो भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं वो जो है उस टैक्स पेयर के लिए उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 69B में। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि मान लीजिए टैक्स पेयर है, आप इसको रीड आउट कर लेना, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट उसके जो मिली हैं जो इन्वेस्टमेंट वो पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई है। मतलब जो अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है या फिर कोई आपकी बुलियन, ज्वेलरीज वगैरह है या कोई भी और अदर इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसने कम रिकॉर्ड की गई है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है बुक्स में 10 लाख रुपीज़ है, अगर रियल में वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है लेकिन उसने जो बुक्स में जो है वैल्यू 6 लाख रुपीज़ की रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 4 लाख रुपीज़ जो है वो उसने टैक्स इवेजन किया हुआ इस तरीके से। देन द एक्सेस अमाउंट मे बी डीम्ड इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द सच ईयर। क्लियर होगी बात ये। मान लीजिए कोई भी उसके पास कोई प्रीसियस मेटल है, ज्वेलरी है या इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन उसने रिकॉर्ड कम कर रखी है, तो उसने जो है उस इनकम को हाइड कर रखा है। तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा उस एसएससी के लिए। इसके बाद आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो सेम इसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं एसएससी के द्वारा, तो वो जो एसएससी के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो उसके बारे में जो है वो ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है या जो भी वो उसके रिगार्डिंग कोई अपना क्लैरिफिकेशन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, वो असेसिंग ऑफिसर के आइज में जो है उसके ओपिनियन में जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देन द अमाउंट कवर्ड बाय सच एक्सपेंडिचर और द पार्ट देयर ऑफ एज इन केस मे बी द डीम्ड इनकम ऑफ द एसएससी एंड टैक्सेबल फॉर द टैक्स पेयर फॉर सच ईयर। क्लियर होगी बात ये। यानी कि वो एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से या उसका कुछ पार्ट जिसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया क्लियर तरीके से जो है असेसिंग ऑफिसर को, तो वो सारी की सारी अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएंगी। हम एग्जांपल से देख सकते हैं इसको। मान लीजिए कोई 50,000 रुपीज़ का कोई एक्सपेंडिचर उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा है
लेकिन उसके बारे में वो जवाब नहीं दे पाया, या फिर उसने रिप्लाई किया तो असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ 20,000 के लिए। अगर वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता तो 50,000 रुपीज जो है उसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन वो 20,000 के लिए वो सेटिस्फाई कर पाया असेसिंग ऑफिसर को, तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट हो जाएगी 30,000 रुपीज की, ये उस पर्सन के लिए जो है वो डीम्ड इनकम मानकर जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगे उस साल में। इसके बाद आ जाता है अमाउंट बोरोड और रीपेमेंट ऑन हुंडई। तो आप इसको रीड आउट कर लेना कंप्लीटली, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। कोई भी अमाउंट जो है हुंडई के रूप में बोरो की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वो अमाउंट जो है जो है उसको हम डीम्ड इनकम मानकर टैक्सेबल करते हैं। क्योंकि अगर यदि कोई भी अमाउंट बोरो की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वो अकाउंट पे चेक द्वारा जो है वो ये बोरो की जानी चाहिए। इसी तरीके से कोई बोरोड अमाउंट है, वो बोरोड अमाउंट की पेमेंट की जाती है, तो जो पेमेंट की जाती है वो भी जो है अकाउंट पे चेक के द्वारा होनी चाहिए। अगर यदि हुंडई के द्वारा इस टाइप से अगर यदि पेमेंट है हुंडई के द्वारा, तो वो अमाउंट जो है उस पर्सन के लिए जो वो डीम्ड इनकम मानकर जो है टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा अमाउंट रीपेड शैल बी इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट पेमेंट की जाती है तो वो अमाउंट भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है। क्लियर होगी ये सारी बातें? तो ये जो है पूरा का पूरा जो हमारा आज का टॉपिक था डीम्ड इनकम के बारे में था, तो जिसमें हमारे 68 सेक्शन से लेकर 69 ए बी सी डी कवर करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो क्लबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक है ये यहाँ पे कवर हो जाता है पूरा का पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी आपको? आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब